हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि अभी तक हमने हर संडे को एक सीरीज़ लॉन्च की थी जिसमें हम जेई में किस तरीके से हमें क्रैक करना है, जेई को क्या क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है, इस सारे चीज़ों को हमें डिस्कस कर रहे थे जिन सेशन में। उसी में स्ट्रेटजी फॉर जेई सेशन 2 आज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम और अच्छा आपको बताएंगे क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, कौन से स्टेप आपको फॉलो नहीं करने हैं। लेकिन अगर सबसे पहले तो बात बोलूँ ना कि जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो डायमंड है, डायमंड ही मानो। क्लियर? डजेंट मैटर आप सिलेक्ट होते हो या नहीं होते हो, इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। क्लियर? आप हो सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन अगर आपने जेई की प्रिपरेशन की है ना तो आप डायमंड बन के तो निकलोगी, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली है ना, जिसको आपने वो चीज़ें फेस की हैं जो दैनिक जीवन में भी अगर कोई फेस करे ना तो वो भी थोड़ा डगमगा जाए। लेकिन अगर आप उस सारी चीज़ों को झेल चुके हैं, फेस कर चुके हैं ना, तो अब बस अगर आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता डजेंट मैटर यार, आप जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा बेटर कर ही लोगे। क्लियर? लेकिन फिर भी जब हमने इतनी मेहनत की है तो हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। क्लियर? और उसके लिए हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और उसी कुछ ना कुछ में मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। क्लियर? तो आज आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा डिस्कशन आज मैं लेके आया हूँ, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिनकी रास्ते पे हम जाएं या जो फॉलो हम करते जाएं तो डेफिनेटली तो नहीं, लेकिन हाँ आपके 85% या 90% चांस बढ़ जाएंगे जेई में क्रैक करने के। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले तो डिफरेंस समझेंगे कि जेई मेंस और एडवांस में डिफरेंस क्या होता है। कई बच्चे जेई मेंस और जेई एडवांस को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि ये दो अलग अलग टॉपिक है। क्लियर? नहीं, ये दो अलग अलग टॉपिक नहीं है। जेई मेंस और जेई एडवांस एक ही पेपर है। ठीक है ना? बस इनमें डिफरेंस क्या हो जाता है कि एक का नाम जेई मेंस है, एक का नाम जेई एडवांस है, तो इसको हम समझेंगे। क्लियर? इस टॉपिक के अंतर्गत ये हम समझेंगे कि जेई मेंस और जेई एडवांस में आखिरकार डिफरेंस क्या है। क्लियर? तो देखो सबसे पहले तो आपको ये नहीं समझना है कि देखो जेई नॉट थिंक जेई मेंस एंड एडवांस एज टू सेपरेट एग्जाम। आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं समझना है कि जेई मेंस एक अलग एग्जाम है, जेई एडवांस एक अलग एग्जाम, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं समझना। एक उदाहरण से समझिए आप लोग। ठीक है ना? एक उदाहरण क्या है कि जैसे कि आप मान लीजिए आप लखनऊ से भोपाल जा रहे हैं। क्लियर? कहाँ से? लखनऊ से कहाँ जा रहे हैं? भोपाल जा रहे हैं। ओके, लखनऊ टू आप भोपाल जा रहे हैं। क्लियर? ओके, तो अब बताइए लखनऊ से भोपाल जाएं तो उसके बीच में जो भी आपको सिटी मिले, ठीक है ना, कोई भी शहर मिले, तो वो आपका कोई जर्नी अलग से तय तो नहीं करनी पड़ेगी भोपाल के बीच में। मान लीजिए लखनऊ भोपाल के बीच में कोई आपको एक सिटी मिली, तो बताइए क्या इस सिटी के लिए आपको अलग से जर्नी तय करनी पड़ेगी? नहीं ना, क्योंकि ये लखनऊ से भोपाल के बीच में है तो वहाँ से ऑब्वियसली मिलेगी ही, हम वहाँ से होकर जाएंगे ही जाएंगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आप 12th की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? 9 से लेकर 12 तक की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर 10th और 11th तो मिलेगी ही मिलेगी ना। सेम इसी तरीके से अगर आप एडवांस की तैयारी करते हैं तो एडवांस के रास्ते में आपको जेई मेंस मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उस किस रास्ते से होके जाएंगे आप? जेई मेंस के रास्ते से होके ही जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? मतलब ये दो अलग अलग टॉपिक नहीं है। क्लियर? ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से अटैच हैं। क्लियर? मतलब एक दूसरे के ही पहलू हैं। क्लियर? अब लेकिन इनमें क्या डिफरेंस हो जाता है कि जेई मेंस हमारा अलग होता है और जेई एडवांस हमारा अलग हो जाता है। क्या इनमें डिफरेंस होता है? तो उस डिफरेंस को हमें समझना है। क्लियर? अब वो डिफरेंस क्या है? देखो जेई मेंस में क्या आपका देखा जाता है, देखो जेई मेंस मेमोरी बेस्ड होता है, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है इस पर बेस्ड होता है
एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेटर है इसको भी देखा जाता है इसमें। क्लियर, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें जेईई मेंस के एग्जाम में, जो आपके किस पे बेस होंगे, अंडरस्टैंडिंग पे बेस होंगे, और बेसिक फंडामेंटल जो आपको आते होंगे उसी पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता इसमें। क्लियर, लेकिन हाँ अब देखो अंडरस्टैंडिंग क्या, क्वेश्चन सिंपल रहेंगे। कई बार बच्चे पूछते हैं कि इस जेईई मेंस में ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते। देखो क्वेश्चन आपके 12th स्टैंडर्ड के होते हैं, सीबीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड के होते हैं, लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या हो गया, अब वो क्या होता है, क्वेश्चन वही है लेकिन वो आपको थोड़ा सा घुमा देते हैं। क्लियर, आप घुमा दिया ना तो जो बच्चा जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो तो समझ लेगा कि नहीं ये तो सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन, बोर्ड पैटर्न का है। लेकिन जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कम है वो नहीं समझ पाएगा इसको, इस चीज को कैसे समझेगा वो। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग कम है तो वो सोचेगा, जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कम है ना वो क्या सोचेगा, अरे ये तो कोई बहुत बड़ा एग्जाम है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक का क्वेश्चन है, अरे मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये सारे उसके मन में क्या घूमते रहते हैं, क्वेश्चन घूमते रहते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो इसीलिए जेईई मेंस बेसिकली अगर देखा जाए तो किस पे बेस पेपर होता है, हमारी मेमोरी बेस्ड, हमारी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है और हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है, इस पे बेस क्वेश्चन, इस पे बेस इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर, आप चाहे तो कोई एक सैंपल पेपर लेना, उसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन सिंपल रहता है, हर आपका डाउट बिल्कुल क्लियर, आप उसका सॉल्यूशन देखना। तो सॉल्यूशन देखने से आपको ये पता चलेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन में एक स्टेप कोई होगा, एक स्टेप होगा, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न का ही बन जाएगा। क्लियर, ऐसा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में केवल आपका वो एक स्टेप होता है ना, वो ही आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करता है। ठीक है ना, वो ही चेक करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। वो एक स्टेप जेईई मेंस के क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर देता है, हमारा बोर्ड पैटर्न में कन्वर्ट कर देता है। और वो स्टेप कई बच्चों को नहीं आता, इसलिए उन्हें वो जेईई मेंस का क्वेश्चन या जेईई मेंस का पेपर टफ लगता है। क्लियर, समझ में आया। तो जेईई मेंस किस पे बेस्ड क्वेश्चन देता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन देता है। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ। तो अब जेईई एडवांस में क्या होता है, जेईई एडवांस फिर जेईई मेंस से किस तरीके से अलग है तो इसको भी हम समझेंगे। क्लियर, ओके। तो जेईई एडवांस क्या होता है, जेईई एडवांस को समझिए। देखो, इट रिक्वायर्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। देखो सिंपल है, जेईई मेंस तो देखो आपका बोर्ड पैटर्न का होता है, इसको तो मैंने बहुत अच्छे से डीप आपको डिस्कशन कर दिया है। लेकिन अब जेईई एडवांस में क्या होता है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट होता है उसकी डेप्थ मतलब बिल्कुल डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। मतलब कई बच्चे होते हैं, देखो जिस तरीके से फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। क्लियर, कई बच्चे को मैंने देखा है, जब मैं क्लासेस भी लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर देखा है कि कई बच्चे सिंपल फॉर्मूले को याद कर लेते हैं और बस क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेकिन नहीं, अगर ऐसा किया ना तो ये थोड़ी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हुई। अगर आपको ये पता नहीं है कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये क्या हुई डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, नहीं। तो ऐसे ही जिस प्रकार से हमारे पास हर फॉर्मूले का या हर कॉन्सेप्ट का डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगा ना, तो उसे हम क्वेश्चन में भी अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर, इसीलिए जेईई एडवांस में वो उन बच्चों का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है सिलेक्ट होने का जिन बच्चों का डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होता है। क्लियर, कॉन्सेप्ट पे डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मतलब पकड़ अच्छी होनी चाहिए, मतलब कहीं से भी उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन जाए वो बच्चे कर ले। क्लियर, तो सबसे पहले अब कई बच्चे क्या करते हैं, जेईई एडवांस देखा और बस उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगे। अरे ये बताइए, जब आपके कॉन्सेप्ट ढीले ढाले हैं तो क्या जेईई एडवांस जितनी चाहे प्रैक्टिस कर लो, वहाँ पर तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे। ऐसा कोई नहीं होगा कि सेम जिस ईयर में पूछा गया वही क्वेश्चन आ जाए, नहीं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसमें एक अच्छी बात यही है कि क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं होता। जैसे बोर्ड पैटर्न है आपका, ठीक है ना, वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने इतने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है कोई एक्सरसाइज में, आपने 100 क्वेश्चन रेडी कर लिए, पढ़ लिए, तो अब आपको पता है यार इससे बाहर तो जाना ही नहीं है, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर
जेई में ऐसा नहीं होता। आप कितने ही ईयर के पेपर देख लें, कोई भी देख लें, लेकिन कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि एज इट इज़ वही क्वेश्चन आ जाए। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए, तो यहाँ पर तो केवल एक ही चीज़ बन रही है कि कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट पे पकड़ हुई, तो हाँ हो सकता है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट हो लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो गड़बड़ हो गई है ना। तो नहीं, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट का डेप्थ डिस्कशन आना चाहिए और प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। ओके, तो समझ में आया। तो जेई एडवांस किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, किस तरीके से पूछा जाता है, इट रिक्वायर्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसमें आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आनी ही आनी चाहिए। क्लियर, समझ में आया। तो अब आपको आई होप ये समझ में आया होगा कि जेई मेंस और जेई एडवांस में क्या डिफरेंस है हमारा। क्लियर, जेई मेंस कुछ नहीं, केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बिल होता है, लेकिन जेई एडवांस में कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, कि जेई मेंस और जेई एडवांस आपस में किस तरीके से डिफरेंस है, ठीक है ना, अलग अलग क्या है इनमें, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या है कि इन दोनों में से ज़्यादा टफ कौन है। तो हाँ, अब आप खुद पता लगा सकते हैं कि जिसमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी ना, जिस भी पेपर में हमारी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है हमारा क्या होने वाला है, डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा बहुत तो टफ होगा। तो देखो जेई एडवांस जेई मेंस के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होता है, ठीक है ना, और ये बात बिल्कुल रियल है, ठीक है ना। जेई एडवांस कठिन होता है जेई मेंस की अपेक्षा, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे कहते रहते हैं 10 गुना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। हाँ होता है, थोड़ा होता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं कि आप लोग नहीं कर पाओ। क्लियर, अगर आपको कॉन्सेप्ट की पकड़ है तो आप कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये केवल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है कि जेई एडवांस हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है किसके कंपैरिजन में, जेई मेंस के कंपैरिजन में। क्लियर, तो अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट जो भी टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमें आईआईटी को क्रैक करने में मदद करेंगे। क्लियर, तो इन चीज़ों को देखो हर लेक्चर में वो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बोलता हूँ, तो इस लेक्चर में बेसिकली सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही फोकस करके इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो क्या ऐसी प्रैक्टिस करें या क्या करें जिससे हम ज़्यादा चांसेस बढ़ जाए हमारे जेई को क्रैक करने के। क्लियर, तो क्या है, देखो सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, फोकस। देखो कोई भी काम हो विदाउट फोकस आप नहीं कर सकते। अगर आपका फोकस नहीं है ना उस काम पर, अरे कुछ भी कर लें आप, लगे रहें आप, बैठे रहें और देखें ही नहीं बुक को, ऐसे ही रिवाइज करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। आप 5 घंटे बैठे रहें, 4 घंटे बैठे रहें, कुछ नहीं होने वाला। अगर लेकिन आपका फोकस है तो आपका 5 घंटे का काम भी 2 घंटे में हो सकता है, लेकिन किसकी ज़रूरत है, फोकस। क्लियर, फोकस इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट फोकस कभी स्टडी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका गोल पे फोकस ही नहीं है कि हमें ये काम करना है, ये काम नहीं करना, तो कुछ नहीं होने वाला। फोकस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, तो फोकस जरूरी है। ओके, अब देखते हैं सेकंड चीज़ क्या है, डेडिकेशन। अब बताइए, अगर डेडिकेशन आपके लिए, देखो सबसे पहले तो अगर आपके लिए जेई केवल एक पढ़ाई है, केवल एक नौकरी है, या केवल कोई वगैरह वगैरह चीज़ है, तो मतलब तो कहाँ से डेडिकेशन आएगा, कहाँ से फोकस आएगा। केवल आपको ये है कि यहाँ को लोगों ने बोल दिया जेई करो, नहीं। अगर आपके अंदर से फीलिंग है, अगर आपको सीखना चाहते हैं, कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है ना, तब वो डेडिकेशन आएगा, तब वो फोकस आएगा। क्लियर, अब कई बच्चे तो 1-2 घंटे पढ़े और बस हो गया जेई की तैयारी, अरे ऐसे नहीं होता ना। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कंटिन्यूसली 6 आवर तक स्टडी करते हैं, तो क्या उन बच्चों का नहीं होगा, आपका हो जाएगा। आप 1 आवर स्टडी कर रहे हैं, नहीं होगा। तो देखो फोकस, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी, डेडिकेशन हर काम में ज़रूरी होता है। अगर आप डेडिकेशन से कंटिन्यूसली कोई काम करते हैं ना, तो रिजल्ट मिलता ही मिलता है। हाँ देर हो सकती है, अब डिसाइड मत कीजिएगा कितने, हाँ देर हो सकती है, लेकिन काम का रिजल्ट ज़रूर मिलता है, ठीक है ना। इसलिए अपनी निराश मत होइए और
अगर थर्ड टॉपिक की बात करूँ ना, और जिसको मैं भी प्रेफर करूँगा, आप लोगों को भी करूँगा, हर व्यक्ति को इस चीज़ की जो, हाँ देखो, जो व्यक्ति भी एक अच्छी पोजीशन की तैयारी कर रहा है, क्लियर, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के लिए, अब जो घर पे बड़े बैठे हैं सो रहे हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी है, उनके लिए क्या है, लेकिन ये जो थर्ड चीज़ बोल रहा हूँ ना, हर व्यक्ति के लिए जो एक कोई अच्छा पद अचीव करने के लिए, एक अच्छा एम, एक अच्छा गोल अचीव करने के लिए ट्राई कर रहा है ना, उसको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, और वो हमारा क्या है, मोटिवेशन, क्लियर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लियर, क्योंकि ये जर्नी इतनी लंबी होती है ना कि यहाँ पर आप कई बार डिमोटिवेट होंगे, कई बार, और ऐसे कई एंटी सोशल एलिमेंट आपके आसपास होंगे जो आपको डिमोटिवेट करते ही रहेंगे, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। एक आप जैसे कि मान लीजिए आप डिमोटिवेट हो गए, तो कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टडी खत्म कर दो, नहीं, कुछ समय के लिए ब्रेक डाउन लीजिए स्टडी से, बिल्कुल हटे जाइए और सोचिए कि यार इतनी मेहनत क्या मैंने इसको छोड़ने के लिए की, इस सारी मेहनत को बर्बाद कर दूंगा क्या, नहीं, तब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तब आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास, ऐसा व्यक्ति आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई भी एनीबॉडी, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो आपको अंदर से करेज दे, क्लियर, मोटिवेट करे, क्लियर, उसके बाद कोई डिसीजन ले। जल्दी में हड़बड़ा के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए आपको। फिर बोल रहा हूँ, जल्दी में लिए गए डिसीजन गलत होते हैं, अक्सर ही गलत होते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में कई बार इस तरीके के डिसीजन लिए हैं जो मेरे लिए बहुत गलत साबित हुए हैं। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि जल्दबाजी में कभी कोई डिसीजन मत लिया करें, ओके। तो ये मोटिवेशन, कई बार आप डिमोटिवेट होंगे, ये जर्नी ही कुछ ऐसी है कि कई बच्चों को तो बहुत हद तक डिमोटिवेट कर देती है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी व्यक्ति इस जर्नी में ऐसा आपका हमसफ़र ज़रूर होना चाहिए जो लास्ट तक आपके साथ रहे, और टीचर या फ्रेंड से अच्छा कोई भी इस तरीके का नहीं हो सकता। तो आप ज़रूर, फ्रेंड्स तो आप बना सकते हैं ना, तो फ्रेंड्स इस तरीके से बनाइएगा कि जो हमेशा आपके साथ रहे, क्लियर, और मैं तो आपके साथ हमेशा रहूँगा ही, क्लियर। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी या कोई भी इतना सा भी टॉपिक आपके लिए परेशान कर रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमेशा आपका एक भैया या आपका एक केजे रिवोल्यूशन, ठीक है ना, हमेशा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपकी मदद करेगा। कोई भी टॉपिक हो, कभी भी कोई भी परेशानी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए वीडियो तुरंत ही मैं लाऊंगा, क्लियर। और हम ये तो जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो मैं डिस्कस आपके साथ हमेशा से कर ही रहा हूँ, आगे भी हर संडे को ये वीडियोस आपको मिलती ही रहेंगी, क्लियर। अब आते हैं हम, ये तो देखो, ये 3 स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है आईआईटी को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो प्रैक्टिस, 4th स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस। अब बताइए, देखो ये एक ऐसी चीज़ है ना प्रैक्टिस, कि अगर कोई इलिटरेट व्यक्ति भी है जिसको कोई नॉलेज नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिस करता है तो वो जिसके पास नॉलेज है ना उससे भी आगे जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको पता नहीं है क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है, कोई भी बाइक चला रहा है, ठीक है ना, लेकिन हाँ उसको पता होता है कि इसको दबाया, इसको ऐसा किया तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसके पास कोई बेसिक फंडामेंटल नॉलेज नहीं है बाइक के बारे में, लेकिन हाँ उसको प्रैक्टिस है, उसने प्रैक्टिस की और लगातार करता रहा। तो जिसको नॉलेज है और जिसने प्रैक्टिस नहीं भी की तो उससे बेटर वो होगा, उससे बेटर वो बाइक को ड्राइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आप बताइए, कर लेगा कि नहीं कर लेगा, ऑब्वियसली कर लेगा ना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। कोई भी नॉलेज है आपके पास, अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे पास डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की और मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, नहीं, आप धोखा खा जाएंगे, कभी भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके पास नॉलेज है बेटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की ना तो आप उस एग्जाम को क्रैक तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर बाई चांस तुक्केबाजी में आप क्रैक कर भी गए
तो फिर मैं तुक्केबाजी पे बिलीव नहीं करता कभी, मैंने आज तक नहीं की, ठीक है ना। तुक्केबाजी से कुछ नहीं हासिल होता। हमें भीख में नहीं चाहिए आईआईटी की सीट, हमें हक से चाहिए, क्लियर। हम हक से लेंगे, हमारा उस पर हक होना चाहिए, क्लियर, कि हाँ हमने मेहनत की है तब हमें ये सीट मिली है। ऐसे भीख से तो नहीं चाहिए हमें। हम मेहनत करेंगे, डेडिकेशन से मेहनत करेंगे और हर एक टॉपिक को समझ के मेहनत करेंगे, तब हमें सीट मिलेगी, तब हम डिजर्व करते हैं, क्लियर, तब हमें वो खुशी मिलेगी। ऐसे हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो देखो कई मॉक टेस्ट भी आपको होते हैं, आपके बुक्स में होते हैं, आपके सैम्पल पेपर में सब होंगे आपके पास, ठीक है ना। आपके कोचिंग का मटेरियल होगा, सारे की प्रैक्टिस कर डालिए, क्लियर। कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर चुके हैं, अब आपको केवल प्रैक्टिस पे फोकस करना है। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक ही चीज़ है। देखो जो चीज़ आपको ना आए ना, मैं तो एक, कई बच्चे होते हैं बोलते हैं मेरा SHM वीक है, कोई बच्चे बोलते हैं मेरा डिफरेंशियबिलिटी नहीं आ रहा है, कोई बच्चे कुछ भी अदरवाइज केमिस्ट्री में कुछ होता है, मैथ में कुछ होता है। मैं बेसिकली आपको मैथ स्टडी करता हूँ, तो मैथ में मुझे कई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि मेरा कंटिन्यूटी वीक है या मेरा 3D नहीं आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सर्कल्स में वीक हूँ, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। तो इतना चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिस काम को करने में आपको परेशानी होती है या जो काम आपको अच्छे से नहीं आता है, उसको तब तक कीजिए जब तक वो आपको अच्छे से ना आ जाने पाए, ठीक है ना। तब तक कीजिए उसको, इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि वो आपको बिल्कुल चमक जाए, क्लियर। तो प्रैक्टिस, ठीक है ना, समझ में आया। कोई भी टॉपिक कठिन लगे, सबसे पहले उसको सेपरेट कीजिए, 3 अलग अलग या 4, जितने भी पार्ट में उस कठिन टॉपिक को आप ब्रेक कर पाओ करो, और एक एक करके उसको, हर टॉपिक को क्लियर करो, हर टॉपिक को समझना है, समझ गए। और फिर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मेरा दावा है कि आपको हर टॉपिक समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिसको अगर आपने ब्रेक करके समझा ना और वो आपको समझ में ना आए, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं बना अभी तक, क्लियर। और सेकंड सोर्स क्या हो सकता है आपका प्रैक्टिस का, प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस, इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्या बिल्ड होगी कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से पूछा जाता है, पेपर हमारा किस तरीके से आता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग प्रेफर जरूर करें, इसको ज़रूर देखें। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। और फिर बोल रहा हूँ कि बच्चे कोटा में जाते हैं और हर तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन कई बच्चे जो कोटा में जाते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो जो बच्चे कोटा नहीं भी जा पा रहे हैं वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पा रहे हैं, क्लियर। लेकिन अगर जो बच्चा कोटा में गया, समझिए, तो वहाँ उसको तो माहौल बन गया, लेकिन जो बच्चे जैसे कि आप लोग जो भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान जरूर रखना कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका माहौल कैसा है। अगर आपने, उन्हें तो माहौल बन गया, वो कोटा पहुंच गए, मतलब उन्हें तो माहौल बना बनाया मिल गया। अब देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, झूठ बोलूं कि ऑनलाइन स्टडी करके भी आप क्रैक कर लेंगे जेई वगैरह, नहीं, मैं ये झूठ नहीं बोलना चाहता आपसे, क्योंकि झूठ बोलूं तो उसमें मेरा ही लॉस है, क्लियर। क्योंकि अगर आप नहीं क्रैक कर पाए तो लॉस तो मेरा ही है, क्या बताना क्या फ़ायदा हुआ, क्या ऑनलाइन स्टडी का फ़ायदा होगा, नहीं। तो देखो क्रैक आप तभी कर पाओगे जब आप जहाँ पर भी स्टडी कर रहे हो, जिस तरीके से, मान लो कोटा गए नहीं गए, लेकिन अगर आपने कोटा वाला माहौल अपने घर पे बना लिया, देन आप क्रैक कर पाओगे आईआईटी को, क्लियर। लेकिन अगर आपने कोटा भी चलेगा और माहौल आपका कौन सा है, वही एंटी सोशल एलिमेंट्स वाला, तो आप कोटा में भी पहुंच के भी आईआईटी को क्रैक नहीं कर पाओगे। माहौल ज़रूरी है, और बेसिकली जो बच्चे कोटा जाते हैं तो वहाँ पर माहौल तो ज़रूर ही मिल जाता है। इसलिए अगर आप घर पर तैयारी कर रहे हैं तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि माहौल बहुत अच्छा बनाएं, माहौल कोटा जैसा, कोटा से बेटर बनाएं, और ऑनलाइन स्टडी का फिर आपको बेनिफिट होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। ओके, और फिर बोल रहा हूँ ये जर्नी इतनी इम्पॉर्टेंट है और इसमें कई सेक्रीफाइस भी आपको करने पड़ेंगे, बहुत कठिन सेक्रीफाइस भी आपको करने पड़ सकते हैं। जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं ऑलमोस्ट वो तो सारे बहुत सेक्रीफाइसली होते हैं, मतलब बहुत सेक्रीफाइस कर चुके होते हैं और आगे भी करते रहते हैं, क्लियर।
तो लेकिन यहाँ पर अपने आप को कभी मत खोना, क्लियर। इस सारी जर्नी में ये याद रखना कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना, आप कौन है, क्लियर। ये भूल बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि यार ये तो एक पढ़ाई है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को मत खोना कहीं, ठीक है। हाँ पढ़ना है, सीखेंगे, क्रैक करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को खो दिया ना तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर। नहीं हुआ, अरे सेकंड बाद में होगा, होगा ही होगा, जिंदगी ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, क्लियर। लेकिन मैं आपके साथ हूँ तो ज़रूर ही होगा। अगर आपने जो भी स्टेप मैं बता रहा हूँ, इन देखो क्लासेस को अटेंड करना है आपको मैथमेटिक्स की, इन सेशंस को अटेंड करना है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको किस तरीके और इनको फॉलो भी करना, इन सारी बातों को। और इन सारी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं ना तो जेईई में आपका होगा ही होगा। अरे आप झंडे गाड़ के आओगे, मैं तो बोल रहा हूँ, क्लियर। तो इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट सेशन में आएंगे नए स्ट्रेटजी के साथ, नई चीज़ें देखेंगे, नए पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको जेईई में क्रैक करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको क्रैक करना है तो इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, केजे रिवॉल्यूशन आपके साथ है, और हमेशा आपके लिए सही नॉलेज, सही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और क्रैक करके ही दिखाऊंगा, क्लियर। आप सभी को जरूर, मेरे बच्चे जो ये देख रहे हैं ना, जरूर क्रैक करेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी के लिए, आप सभी को आसपास के लोगों से सतर्क रहना है, मास्क पहनना है और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।